बेटा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। सर क्या कहता है, देखिएगा। सर कहता है केंजी ओन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ही हैज अप्लाइड अ रेट ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट ऑफ 10% सिंस द बिजनेस स्टार्टेड। अकाउंटेंट ने भाई ड्राफ्ट प्रॉफिट और लॉस बना के दिया यूजिंग दैट रेट। ठीक है सर। आ भाई अगर मेंबर के अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो डिडक्ट नहीं होंगे पैसे, बेटा कहाँ से डिडक्ट होंगे? डायरेक्ट डेबिट पॉसिबल ही तब है जब आपके पास पैसे हों। चलें, तो केंजी ओन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस 10% का फैक्ट्री प्रॉफिट लगाते हैं और अकाउंटेंट ने हमें जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना कर दिया है बेटा। अब देखते हैं उसने क्या बंड मारे हैं। सर सर रेवेन्यू तो ठीक लिया है, बजाय शक्ल से देखने में लग रहा है कि ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स सर बिल्कुल ट्रांसफर प्राइस पे आता है। फिर ट्रांसफर प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी दे दिया, फिर परचेज ऑफ फिनिश गुड्स भी दे दिया, फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री भी ले लिया है इसने। और भाई ने फैक्ट्री प्रॉफिट भी ले लिया। एडमिन एक्सपेंसेस में कहता है हमने डाल दिया इंक्लूडिंग अ चेंज इन प्रोविजन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और प्रॉफिट। अच्छा ठीक है। आपसे कहता है कॉस्ट इंक्लूडेड। अच्छा कॉस्ट इंक्लूडेड में क्या है भाई अब? आ, सर कॉस्ट इंक्लूडेड भी दे दिया, इन्वेंट्री भी दे दिया है आपको। और आपसे कहता क्या है? कहता है कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर द ईयर एंडेड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड। हाँ भाई, ये प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है सर? क्या ये मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है? बेटा अब ये नया एग्जाम सी एग्जामिनर हर दफा तो नहीं बोलेगा ना वो कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना कर दे दो। बेटा अब वो नई चीज़ों टेस्ट करेगा। अब आदत हो गई ना आपको, तो हमें तो कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। अब सर इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड का मतलब है आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकलवानी है। एक तो एग्जामिनर है भी उल्टा। सबसे पहले हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्योंकि वही वही आगे बेस बनेगी। और प्राइम कॉस्ट, ये दो करोगे तो निकलेगा ना बेटा। तो आओ जरा, हमने कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम का क्या पढ़ा था? हम ओपनिंग इन्वेंट्री लेते हैं रॉ मटेरियल्स का बेटा, ये रहा। ठीक है, हम उसमें ऐड करते हैं परचेजेस, हम उसमें ऐड करते हैं कैरेज इनवर्ट्स, और हम उसमें लेस कर देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हमारे पास आराम से आ जाएगा बेटा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो ओपनिंग इन्वेंट्री है 6,000 प्लस 1,00,000 1,000, 6,000। फॉर्मूला लिख लिख दूं आप लोगों के लिए? आ जाए लिख देता हूं। ओपनिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की यहाँ सिर्फ, प्लस परचेजेस रॉ मटेरियल का हाँ सिर्फ, प्लस कैरेज इनवर्ट्स रॉ मटेरियल का। मेरे पास इतनी जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा रॉ मटेरियल, इसलिए मुंह से बोल रहा हूँ आपको, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर इतना आसान पेपर है ये फरवरी मार्च का। इसका मतलब पता है क्या है? क्या आपका पेपर फाड़ू आने वाला है सर? चले आए। तो ओपनिंग इन्वेंट्री है 6,000 प्लस 1,00,000 1,000, 6,000 प्लस 1,00,000 1,000। ठीक है सर, तो तैयार रहिएगा, आपका पेपर बड़ा मुश्किल आने वाला है। प्लस 700 माइनस 5,200। तो जरा बता देंगे बेटा मुझे कितना आता है मेरा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम? हाँ भाई, 102,500। सर प्राइम कॉस्ट कैसे निकलती थी अगर आपको याद हो? सर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस कोई और डायरेक्ट कॉस्ट, याद है मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मेट? प्लस अगर कोई और डायरेक्ट कॉस्ट है, अदर डायरेक्ट कॉस्ट। तो मेरा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 102,500। देख लेते हैं बेटा। तू अगले साल फिर आएगा भाई। सर मशीन ऑपरेटर वेजेस सर ये हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है, और सवाल में कोई डायरेक्ट कॉस्ट नहीं दी हुई है। तो 91,600 बेटा ले लेते हैं आज। जरा बता दो बेटा प्राइम कॉस्ट कितनी आती है? हाँ भाई, जरा बता दो प्राइम कॉस्ट कितनी आती है सर? 194,100। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ दोस्त सर आप कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट खोलूं बेटा, आओ जरा खोल लेते हैं। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के फॉर्मेट में सर, कहाँ गया मैन्युफैक्चरिंग? ये रहा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के फॉर्मेट में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखो, मेरे पास ये आ गया बेटा, मेरे पास ये भी आ गया, और प्राइम मेरे पास प्राइम कॉस्ट तक आ गया। अब मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए जो है ना, प्राइम कॉस्ट में एक तो इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड करना है, फिर प्लस करना है वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग और वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग। मसला पता है यहाँ क्या है? मुझे अगर ये निकालना है ना बेटा, सुनना, मुझे अगर ये प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है सर? प्राइम कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट प्लस वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग माइनस वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग। तब जाकर निकल जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन यहां मसला पता है क्या है? ना मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता है, मुझे प्राइम कॉस्ट पता है, मुझे इनडायरेक्ट कॉस्ट पता है, मुझे वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग भी पता है, लेकिन मुझे वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग नहीं पता। तो दो मिसिंग चीजें हैं बेटा, तो मैं निकाल ही नहीं सकता इस फॉर्मूले से। सर तो फिर क्या करूं? थोड़ा दिमाग चलाना है बेटा। दिमाग क्या चलाना है सर? अगर आप फॉर्मेट देखो बेटा,
तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करता हूं फैक्ट्री प्रॉफिट, तो ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू आ जाता है। आपके पास सवाल में ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू भी है और आपके पास फैक्ट्री प्रॉफिट का रेट भी है बेटा, तो आराम से निकल जाएगा ना सर। आए, मैंने आपको सिखाया था बेटा, अगर आप याद करो। आपका फैक्ट्री प्रॉफिट है 10%, ये रहा यहां लिखा हुआ है उसने 10%। सर हमने पढ़ा था ना, ओरिजिनल चीज हमेशा 100% होती है। तो अगर मेरी कॉस्ट 100% है, उसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री प्रॉफिट बेटा 10%, तो मेरी ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? आपकी ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू आ जाएगी 110%। आपको ऑलरेडी एग्जामिनर ने ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू दिया भाई, ये रहा 3,08,000। ये कितना परसेंट कंसिस्ट करता है? ये 110% कंसिस्ट करता है। आपको 100 पे आना है बेटा। तो 3,08,000 110% कंसिस्ट करता है, आपको 100 पे आना है। तो बता दोगे प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ जाएगी? हाँ भाई, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ जाएगी? सर 2,80,000। क्या ये क्लियर है सर हमें? हाँ दोस्त जल्दी बताएं फटा। अब बेटा सुनो, तो बच्चा पहले ये निकालने जाएगा ना, वो फंसेगा। मैंने सी एग्जाम में यही तो स्मार्ट तरीका है, वरना सोचते रहोगे कि कैसे निकालना है। मैं सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम पे गया। तुम लोग पता है क्या करोगे? तुम लोग यही फॉर्मूला लगाओगे कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस प्राइम कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट प्लस वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये दिमाग पहुंचेगा ही नहीं कि यहाँ पे दो मिसिंग फिगर है और ये वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा। ये कर ही नहीं सकता मैं। समझ रहे हैं? जब तक तुम ये वाले दो पार्ट्स नहीं निकालोगे ना, तुम्हें ये वाला पार्ट क्लिक ही नहीं होगा कि उस फॉर्मूले से हो ही नहीं सकता। हमें दूसरे फॉर्मूले से करना है। तो सर थोड़ा सा स्मार्ट खेलना है। अब है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एट 31 दिसंबर। अब आराम से उसी फॉर्मूले से निकलेगा, देखो मैं करके बताता हूं। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बराबर होती है, सुनना, प्राइम कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, इतना आसान है सर कसम से, प्लस वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग, ये 3 मार्क्स का है, इतना आसान है, माइनस वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग। सर तो सब तो है आपके पास। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आपके पास 2,80,000। प्राइम कॉस्ट आपके पास है बेटा 194,100। इनडायरेक्ट कॉस्ट अभी ऐड कर लेते हैं, आ जाओ। कितनी इनडायरेक्ट कॉस्ट है सर? दो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, एक सुपरवाइजर सैलरी, एक जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स। 23,100 और 59,700। 23,100 और 59,700। और मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग भी है बेटा 13,300। निकाल लो क्लोजिंग बेटा। 13,300 माइनस क्लोजिंग बेटा। जरा बता देंगे वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग कितना आता है? हाँ भाई, इतना आसान पार्ट सर। मुफ्ते के नंबर बांट रहा है बेटा वो एग्जामिनर। जरा बता दोगे वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग कितना आता है? हाँ भाई, 10,200। क्या ये क्लियर है सर हमें? जल्दी बताएं हाँ दोस्त। सर उसके बाद बोलता है Kenji is considering increasing the rate of factory profit to 20%. Prepare the provision for unrealized profit account for the 831st December using the rate of 20%। तो आ जाए सर, निकाल लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। सर हम जो है वो प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट जब बनाते हैं बेटा, तो हम बीडी सीडी लेते हैं, फैक्ट्री प्रॉफिट लेते हैं और रियलाइज प्रॉफिट आ जाता है। तो देखिएगा बैलेंस बीडी, देखना बेटा। सर कितना है, कुछ दिया हुआ है इसने? सर नहीं भी दिया हुआ तो हम आराम से ओपनिंग प्रोविजन फॉर यूआरपी निकाल लेंगे। आओ, मैंने आपको सिखाया था बेटा ओपनिंग प्रोविजन कैसे निकालते हैं सर। और ओपनिंग प्रोविजन पिछले साल के फैक्ट्री प्रॉफिट पे निकलेगा, ये दिमाग में रखना बेटा। पिछले साल मेरा फैक्ट्री प्रॉफिट 10% था, तो फॉर्मूला फॉर्मूला है फैक्ट्री प्रॉफिट डिवाइड बाय ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू इनटू ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, जो कि कितना है भाई ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स? 22,000। बताओगे कितना आता है ओपनिंग प्रोविजन फॉर यूआरपी? हाँ भाई, जरा बता दोगे ओपनिंग प्रोविजन कितना आ रहा है? वही मेरा बीडी हो जाएगा बेटा। और सर क्लोजिंग प्रोविजन जब निकालूंगा तो 10 नहीं लूंगा, क्योंकि वो कह रहा है अब चेंज हो गया है। तो 20 डिवाइड बाय 120 इंटू क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, जो कि कितना है सर? 26,400। लेकिन मुझे एक बात बता दो, क्या मैं ये 26,400 डायरेक्ट ले सकता हूं? हाँ भाई, ये तो 2,000 आ रहा है, चलो। क्या मैं ये 26,400 ले सकता हूं बेटा? बताओ,
क्या मैं ये 26,400 ले सकता हूं डायरेक्टली? हाँ भाई, कोई बोलेगा? सर, आप ये 26,400 नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो ट्रांसफर प्राइस थी, तब मेरा फैक्ट्री प्रॉफिट 10% था। आज मेरी ट्रांसफर प्राइस 120 हो गई है। पहले मेरी ट्रांसफर प्राइस 110 थी। इसका मतलब सर, आपको इसको 110 से 120 पे लाना पड़ेगा। तो जो मेरा 26,400 था, वो 110% कंसिस्ट करता था, क्योंकि फैक्ट्री प्रॉफिट तब 10% था बेटा। अब मुझे इसको 120 पे लेके जाना है। तो मुझे बताओ कि मेरी रिवाइज क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी ऑफ फिनिश गुड्स? हाँ भाई, जरा बताएंगे मेरी रिवाइज इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स कितनी होगी? 28,800। क्या ये रिवाइज इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स हमें क्लियर है सर? जल्दी बताएं हाँ दोस्त। जरा मुझे बता देंगे मेरा क्लोजिंग प्रोविजन फॉर यूआरपी कितना आता है? हाँ भाई, मेरा क्लोजिंग प्रोविजन फॉर यूआरपी कितना आता है? बता दें सर। बोलो बेटा, कितना आ रहा है मेरा क्लोजिंग प्रोविजन फॉर यूआरपी? 20 डिवाइड बाय 120 इंटू 28,800। बता दो बेटा कितना आ रहा है? 4,800 सर। बैलेंस बीडी 2,000 बेटा। बैलेंस सीडी बेटा, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ मैं इसको। बैलेंस सीडी बेटा 4,800। सर, फैक्ट्री प्रॉफिट यहाँ पर आता है बेटा। फैक्ट्री प्रॉफिट यहाँ पे आता है। फैक्ट्री प्रॉफिट कैसे निकालूं? बड़ा ही आसान। अभी आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला था, कितना था? 2,80,000। उसका 20% फैक्ट्री प्रॉफिट है बेटा। 2,80,000 मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसका 20% मेरा फैक्ट्री प्रॉफिट हो जाएगा। कितना आया जरा चेक करो। 56,000 आता है बेटा। जरा टोटल कर लें बेटा, आपका रियलाइज प्रॉफिट आ जाएगा। तो 58,000 बेटा मेरा टोटल आ गया। और मेरा रियलाइज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? जरा माइनस करो बेटा। जरा माइनस करो और मुझे बता दो मेरा रियलाइज प्रॉफिट कितना आएगा। हाँ भाई, कोई बताएगा? 58,000 माइनस 4,400 बेटा। डायरेक्ट इंक्रीज भी कर सकते हो बेटा, मैं इस तरीके से करता हूँ। अगर आपको फैक्ट्री प्रॉफिट नहीं लेना, आप डायरेक्ट 2,000 और 4,800 के बाद चेंज दिखा सकते हो। मैं इस तरीके से करता हूँ, मैंने आपको पढ़ाया भी इसी तरीके से। एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेगा। अच्छी अप्रोच यही होती है। क्यों? मैंने आपको बताया था, यही रियलाइज प्रॉफिट फिर हम इनकम स्टेटमेंट में लेके जाते हैं बेटा। तो 53,200। सर, इसका बैलेंस बीडी भी कर लें। बैलेंस बीडी हो जाएगा 4,800। क्या ये क्लियर है प्रोविजन फॉर यूआरपी? हाँ भाई, जल्दी से बताएं। सर, आगे हैं। उसके बाद बोलता है प्रिपेयर अ रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस यूजिंग रेट ऑफ 20%। कोई मसला ही नहीं है सर, आ जाए। आसान आसान पेपर दिया है बेटा, बहुत आसान पेपर दिया है। खैर मनाओ अपनी। हाँ जो, अब बोलोगे बोलोगे डरा डरा रहे हैं आप। तो तैयारी तो करनी है ना बेटा। आए जरा, रेवेन्यू कितना है? 485,000। मेरे फैक्ट्री प्रॉफिट से मेरी रेवेन्यू की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेवेन्यू वही है, 485,000। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स बेटा। आ जाए। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स भी बिल्कुल सेम रहेगा बेटा, क्योंकि वो पिछले साल की ट्रांसफर प्राइस पे होता है, विच इज 10%। ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स ऐड करूंगा बेटा। ऐड करूंगा बेटा ट्रांसफर प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, वही वर्ड लिखना जो एग्जामिनर ने लिखा है। ट्रांसफर प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। सर, कैसे निकालूंगा सर? ये क्या मैं यही वाली वैल्यू ले लूं? नहीं सर। आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 280, और आपका फैक्ट्री प्रॉफिट है बेटा, अभी आपने निकाला है 56। दोनों को ऐड कर लो तो ट्रांसफर आ जाएगा। जरा बताओगे कितना आता है? हाँ भाई, ऐड परचेज ऑफ फिनिश गुड्स। जरा बता दो बेटा, ये ट्रांसफर कितना आ रहा है? तुम्हें कैसे पता? हाँ, एग्जामिनर इंडियन है ना। हाँ, वो तो मुझे पता है। एग्जामिनर इंडियन नहीं होता बेटा, एग्जामिनर तो वो गोरे ही होते हैं। 336,000। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री है 22,000। और क्लोजिंग इन्वेंट्री मैं वो लूंगा जो मैंने अभी रिवाइज निकाली थी बेटा। 26,400 नहीं लूंगा, रिवाइज लूंगा, विच इज 28,800, क्योंकि ये 20% पे बेस करती है। 28,800। अरे मैं क्या कर रहा हूँ यार, क्लोजिंग इन्वेंट्री बाद में लूंगा, पहले परचेज ऑफ फिनिश गुड्स देख लें कितने। 16,400 के हैं बेटा। जरा मुझे बता दो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना आ रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना आ रहा है? 3। बताओ बेटा ये कितना आ रहा है? लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की बेटा।
सर ये आता है 374400, और क्लोजिंग इन्वेंट्री नई वाली लूंगा बेटा जो अभी निकाली है, विच इज 28800। कॉस्ट ऑफ सेल्स बता दोगे बेटा कितनी आती है? हाँ भाई, जरा कॉस्ट ऑफ सेल्स बता दें बेटा कितनी आती है? 345600। ग्रॉस प्रॉफिट बता दो बेटा कितना आ रहा है? हाँ भाई, ग्रॉस प्रॉफिट बता दो बेटा कितना आ रहा है? 139400। सर अब आपको याद होगा मैं एक्सपेंसेस लेस करके एड रियलाइज प्रॉफिट करता हूँ, जो मेरा तरीका है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो मैं इस अप्रोच से करता ही नहीं हूँ बेटा, आए जरा। तो मैं पहले एडमिन एक्सपेंसेस लेस करूंगा, लेकिन सुनना मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से जो चेंज था बेटा पहले, वो मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि मेरे एडमिन एक्सपेंसेस में ऑलरेडी चेंज शामिल है। तो मेरे एडमिन एक्सपेंसेस हैं कितने बेटा? क्योंकि मैं अलग से फैक्ट्री प्रॉफिट नहीं लेता बेटा, मैं अलग से ऐड करवाता हूँ, अगर आपको याद हो। तो एडमिन एक्सपेंसेस हैं 103500, जिसमें कहता है इंक्लूडिंग चेंज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। तो इसने इंक्लूड किया हुआ है। तो ये जो 103500 आ रहा है, इसमें से मैं हटा दूंगा बेटा। तो पहले क्लोजिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट क्या था बेटा? आओ देख लेते हैं। सर 10/110 इंटू क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना था पहले? 26,400। बता दोगे पहले यूआरपी का क्लोजिंग प्रोविजन कितना था? मैं हटा रहा हूं बेटा, क्योंकि मैं अलग से रियलाइज प्रॉफिट ऐड करता हूं, अगर आपको याद हो जब मैं पढ़ा रहा था मैन्युफैक्चरिंग। तो बता दोगे कितना आता है सर? 10/110, 2400 आ रहा है बेटा। मैं 2400 हटा दूंगा, क्योंकि मैं चेंज पे काम नहीं करता, मैं डायरेक्ट लेता हूँ बेटा रियलाइज प्रॉफिट। तो मैं प्लस कर दूंगा, सॉरी, इसमें इंक्लूड हुआ हुआ है, तो मैं हटा दूंगा 2400। मुझे बताओ कि मेरी रिवाइज्ड एडमिन एक्सपेंस कितना आ रहा है, लेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सर जरा बता दें ये कितना आ रहा है? 103500 माइनस 2400। 10110। सर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वैसी ही ले लेंगे हम, 68,200। जरा बता दो बेटा प्रॉफिट, कोई इंटरेस्ट वगैरह तो है नहीं, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ रहा है? जरा बता दें बेटा, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ रहा है? जरा माइनस करें बेटा। 400 होगा, नॉट 2400। तुमने 2400 क्यों बोला है भाई? अच्छा चेंज, सॉरी। सर 2400 आ रहा है, तो चेंज इसने लिया होगा, तो 400 लिया होगा इसने बेटा। इसने चेंज लिया है। सर 400 कैसे आया, सुन लो। क्लोजिंग 2400 था और ओपनिंग 2000 था बेटा। उसने चेंज रिकॉर्ड किया है एज एक्सपेंस बेटा, तो मैं 400 ही हटाऊंगा। सर आ जाए, 400 ही हटाऊंगा। आप वैल्यू बता दोगे ये कितनी आती है बेटा? 103100। जरा मुझे बता दे मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आता है बेटा? इसमें ऐड करूंगा रियलाइज प्रॉफिट, मैं चेंज वाले से नहीं करता, मैं हमेशा इससे ही करवाता हूँ बेटा आपको। आपको जिससे करना है आप करें। टोटल प्रॉफिट इससे करा करो, ज्यादा अच्छी अप्रोच है बेटा ये। टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर जरा बता दो भाई पहले, प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या आ रहा है? और रियलाइज प्रॉफिट मैंने अभी निकाला है, विच वॉज 53,200 बेटा। जरा पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर बता दो मुझे कितना आ रहा है? लॉस आ रहा है? सर लॉस आ रहा है फॉर द ईयर। कितना लॉस आ रहा है? 31,900 का बेटा। इसमें ऐड कर दो रियलाइज प्रॉफिट, और मुझे बता दो मेरा टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आएगा। हाँ भाई, जरा बता दें टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आएगा? 31,900 का लॉस है बेटा, -53। तो टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर आपका 21,300 आ जाएगा। क्या ये क्लियर है सर? हमें जल्दी बताएं, हाँ दोस्त फटाफट से बताएं। जो बच्चा, सुन लो, जो बच्चा इस तरह से नहीं करना चाहता, मैं उसके लिए भी बता देता हूँ बेटा। सर हमारे जो हमारा जो एडमिन एक्सपेंस है, सुन लो बेटा, जो दूसरी तरह से वर्किंग करते हैं एग्जामिनर की तरह से। सर पहले 2400 हमारा पुराना प्रोविजन था बेटा, यानी 400 का चेंज रिकॉर्ड हुआ था बेटा, सही है। आज मेरा क्लोजिंग प्रोविजन आज मेरा क्लोजिंग प्रोविजन 28,800 का हो गया है। 28,800 का मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गया, और मेरा क्लोजिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया 4800। तो 4800 माइनस 2000 करोगे, तो आज मेरा चेंज 2800 बनता है, जिसमें से हम ऑलरेडी 400 का चेंज ले जा चुके हैं। तो 2400 का चेंज और रिकॉर्ड होगा आपके एडमिन एक्सपेंस में।
तो आपका यही सेम आंसर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर होती है? तो मैं, अगर कोई चेंज की तरह से काम करना चाहता है बेटा, तो 2400 उसको एडमिन एक्सपेंस में ऐड करना पड़ेगा बेटा, सुन लो। उसको 2400 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा रादर देन 400 लेस करने के। वो 2400 यहाँ ऐड करेगा और वो पूरा फैक्ट्री प्रॉफिट ले लेगा। मैं हमेशा रियलाइज प्रॉफिट लेता हूँ, तो आपका भी यही आंसर आ जाएगा। क्या ये क्लियर है सर? हमें जल्दी। जब उसके बाद कहते हैं, advise Kenji whether or not he should change the rate of factory profit to 20%, justify your answer बेटा। तो वही 5 मार्क्स का है बेटा। सर देखो, सर देखें, फैक्ट्री प्रॉफिट अगर मैं चेंज कर रहा हूं बेटा, इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट बढ़ेगा। सही है सर। और आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपका जाहिर सी बात है प्रॉफिट फॉर द एयर भी बढ़ेगा बेटा। ऐसा ही है सर। दूसरा सुनना, भाई हमने पढ़ा है ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। भाई फैक्ट्री प्रॉफिट ज्यादा होगा तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी ज्यादा आएगा। आप चेक कर लो खुद, अगर आपको यकीन नहीं आता। हमने, हमारा पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री था 26,400। आज मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री 28,800 हो गया। हमने सस्पेंस में, एएस में पढ़ाया था ना आपको, क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर कम होगा आपका प्रॉफिट कम होगा। तो सर देखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर बढ़ जाएगा बेटा। और सर मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ रहा है बेटा, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री 10% पे होगा और क्लोजिंग इन्वेंट्री 20% पे होगा, तो 10% से इंक्रीज हो रहा है आपका। तो 10% से इंक्रीज का मतलब प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ रहा है, तो फैक्ट्री प्रॉफिट का रेट बढ़ाने से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये तो दो पॉजिटिव हो गए बेटा। सर नेगेटिव क्या हो सकते हैं? सर देखें, ये फैक्ट्री प्रॉफिट का रेट चेंज करना इज एन इंटरनल मैटर। भाई देखो, हम सस्ता बना रहे हैं ना। भाई हम 20%, भाई फैक्ट्री प्रॉफिट 20% करने का मतलब आप पहले 10% सेविंग कर रहे थे मार्केट से, अब आप 20% कर रहे हो। सर तो मैं फैक्ट्री प्रॉफिट चेंज करूं ना करूं, मेरा मैन्युफैक्चरिंग जो अकाउंट है वो आपको बताएगा कि आपने सस्ता बनाया है, क्योंकि शायद आपको मटेरियल सस्ता मिला हो या आपको लेबर सस्ता मिला हो। तो ये फैक्ट्री प्रॉफिट इज एन इंटरनल मैटर बेटा, इज एन इंटरनल रिकॉर्डिंग मैटर। मुझे अगर मटेरियल सस्ता मिलेगा, आपकी डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी और आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो रेट बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? खुद सोचो ना, फैक्ट्री प्रॉफिट बढ़ने का मतलब क्या है? आप सस्ता बना रहे हो सर मार्केट से, और मार्केट से सस्ता बना रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली कॉस्ट में रिफ्लेक्ट होगा ही बेटा। तो प्रॉफिट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये तो अभी हमने हमने पुरानी कॉस्ट पे निकाला है ना बेटा, तो हमें अब 20% की सेविंग हो रही है एज कंपेयर टू मार्केट। क्या ये बात क्लियर होती है हमें? हाँ दोस्त। क्यों भाई? फैक्ट्री प्रॉफिट चेंज करने से प्रॉफिट पे कोई चेंज नहीं आया। आप चेक करो, आपका प्रॉफिट अब है 21,300 और पहले आ रहा था। अच्छा, वही वही तो समझाना चाह रहा हूँ बेटा। देखो यही सी, यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि ये इंटरनल मैटर है, ये इंटरनल मैटर है। अब आप जो कह रहे हो कि सर हमारा प्रॉफिट तो चेंज नहीं हुआ, हमारा प्रॉफिट जो है वो चेंज नहीं होगा, बेटा देखो सी, क्या ये हम मानते हैं कि हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ा है? सी, इन इन रियल टर्म्स आपको फैक्ट्री प्रॉफिट पे चेंज नहीं दिख रहा, टोटल प्रॉफिट पे चेंज नहीं दिख रहा बेटा। पहले आपका सी, पहले आपका प्रॉफिट आ रहा था, अभी भी आपका प्रॉफिट आ रहा है सेम अमाउंट से। इट्स इट्स जस्ट अ प्रेजेंटेशन मेथड। मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ। इट्स जस्ट, यहाँ पे जो मैंने इंटरनल मैटर लिखा है ना, ये इंटरनल मैटर क्यों लिखा है? क्योंकि ये सिर्फ प्रेजेंटेशन वाइज है बेटा। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर कि फैक्ट्री प्रॉफिट चेंज हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट फॉर द ईयर क्यों नहीं बढ़ रहा? और आपने क्यों लिखा है यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर बढ़ रहा है? भाई देखो सी, प्रॉफिट फॉर द ईयर बढ़ नहीं रहा अल्टीमेटली। अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरा प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, मेरा प्रॉफिट बिल्कुल सेम है। जो मेरा प्रॉफिट है वही मेरे, जो है वो किसका प्रॉफिट है बेटा जो। लेकिन एक चीज बढ़ रही है, आपका फैक्ट्री प्रॉफिट। देखो 28,000 था पहले फैक्ट्री प्रॉफिट, अब वो फैक्ट्री प्रॉफिट हो गया है बेटा कितना? 56,000, डबल हो गया है बेटा। और पहले आपका रियलाइज पोर्शन शायद कुछ और हो, कम होगा ना भाई, पहले रियलाइज पोर्शन, अब जाहिर सी बात है आपका रियलाइज पोर्शन भी बढ़ गया है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट बढ़ गया
तो रियलाइज पोर्शन हमारा बढ़ जाएगा। रियलाइज्ड पोर्शन which will part of which will become part of profit will increase। और सर ये तो हमारा रेलेवेंट है ही, जब भी हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ती है हमारा फैक्ट्री प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, इसको एडवाइस में सुनना। इंक्रीजिंग फैक्ट्री प्रॉफिट will have no impact on the will have no impact on the total profit of the company as it is just a presentation change। क्यों सर? अब आप लोग सोच रहे होंगे सर के प्रॉफिट क्यों चेंज नहीं हो रहा। भाई देखो ना, सीधी सीधी बात है ना। अगर जो है वो अगर जो है वो आप फैक्ट्री प्रॉफिट बढ़ाओगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सी अल्टीमेटली टोटल प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सुन लो। सेलिंग प्रॉफिट पे कभी भी फर्क नहीं आता, याद रखना। क्यों? सर क्योंकि आपने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो बढ़ा दी। अगर ये जो बोल रहे हैं ना सर प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, मैं आपको बताता हूँ प्रॉफिट क्यों बढ़ेगा कैसे। आप पुरानी प्रोडक्शन ही लो 2,80,000 और आप पुराना फैक्ट्री प्रॉफिट लो, ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो सर सिर्फ इट्स जस्ट अ प्रेजेंटेशन। एक्चुअल में आपको मैन्युफैक्चर करने पे ज्यादा फायदा हो रहा है। वैसे दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा प्रॉफिट पे? क्योंकि सर आपने जितनी आपने कॉस्ट ली थी उतना ही तो आपने फैक्ट्री प्रॉफिट भी लिया है। जो आपको पैसे बच रहे हैं, ये जो 56,000 आपको बच रहे हैं, ये आपने कॉस्ट का पार्ट बना दिया है। तो जाहिर सी बात है टोटल पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, प्रेजेंटेशन वाइज नहीं आएगा, लेकिन हमें फायदा हो रहा है, हम मार्केट से सस्ता बना रहे हैं। क्या ये बात हमें क्लियर होती है? कहता है केजी plans to expand his business. He will take out a bank loan to finance purchase of extra raw material and additional factory machinery. KG wants to include the loan interest in the manufacturing account. His accountant intends to record interest in statement of profit or loss. Discuss why loan interest should be recorded in statement of profit or loss rather than manufacturing account. सिंपल सी बात है सर, बहुत ही आसान। देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन is an is a financial expense which is always part of statement of profit or loss and will never be a part of manufacturing account as it has no link with manufacturing of the product। भाई हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट लेकर जाते हैं एज इट हैज नो लिंक विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज interest is a financing cost rather than direct और इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री। भले आपने मटेरियल उधार के पैसों से लिया हो, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट कॉस्ट कभी भी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगी, रादर देन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो क्या लिखना था, रादर देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। इन केस it is recorded in the manufacturing account
The cost of production will be overstated. सी प्रॉफिट पे, अल्टीमेटली टोटल प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में लो या एक्सपेंसेस में लो, आपका टोटल प्रॉफिट कम हो जाएगा और टोटल प्रॉफिट पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, विल बी ओवरस्टेटेड with no effect on the total profit of the company। भाई टोटल प्रॉफिट पे तो कोई फर्क ही नहीं आएगा ना। उसके बाद स्टेट वन रीजन व्हाई अकाउंटेंट मे गो अगेंस्ट द विशेस ऑफ केंजी इन दिस मैटर बेटा। सर क्यों आपका अकाउंटेंट जो है वो आपकी मर्जी के खिलाफ जाएगा बेटा? क्योंकि सर accountant needs to prepare financial statements in accordance with international accounting standards। सर वो क्वालिफाइड है, ओनर थोड़ी क्वालिफाइड है। क्या ये क्लियर है सर हमें? आप बिल्कुल IS1 लिख सकते हो बेटा। इन कंप्लायंस मैंने बहुत जेनेरिक लिखा है, आप IS1 लिख सकते हो बेटा, क्योंकि जितने भी अकाउंटिंग फॉर्मेट्स हैं मैंने आपको पढ़ाया था IS1 पढ़ाते वक्त, सारे अकाउंटिंग के फॉर्मेट्स IS1 से ही आए हैं। तो आप इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IS1 भी लिख सकते हो।